अब नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई हमारे पास पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। सो अब हम पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, या ईएम रेडिएशन भी कह सकते हैं। पार्टिकल नेचर ऑफ ईएम रेडिएशंस, इसके अंदर बेसिकली हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसको करने से पहले एक दो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स बताते हैं आपको। एक फिनोमिना होता है इंटरफेरेंस और एक होता है डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, these phenomena explains wave nature of light। क्या मतलब है ये मैं भी बताता हूं, नोट करो, इसको बहुत पूछता है। वेव नेचर ऑफ लाइट स्लैश ईएम रेडिएशन। while black body radiation phenomena, black body radiation phenomena and photoelectric effect explains particle nature of light। अब इस बात का मतलब क्या है भाई, ध्यान से सुनिएगा। ये दो एक्सपेरिमेंट किए गए, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये तभी एक्सप्लेन हो पाते हैं अगर लाइट को वेव की तरह हम कंसीडर करें। तो लाइट ने क्या किया, ये दोनों एक्सपेरिमेंट शो किए, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये तभी एक्सप्लेन हो पाते हैं जब उस चीज का वेव नेचर हो। मतलब लाइट ने शो किया तो लाइट का वेव नेचर है। फिर और दो फिनोमिना आते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमिना एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये दो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट तभी एक्सप्लेन हो पाते हैं जब उस चीज को हम एज पार्टिकल की तरह बिहेव करें। अब लाइट इंटरफेरेंस भी शो कर रही है, डिफ्रैक्शन भी शो कर रही है, तो वो वेव नेचर भी उसके साथ एसोसिएटेड है, और वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमिना भी शो कर रही है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो कर रही है। इसका मतलब लाइट के साथ पार्टिकल नेचर भी एसोसिएटेड है। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई लाइट के साथ ड्यूअल नेचर एसोसिएट है, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। अब ये इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन क्या होते हैं, ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे। इंटरफेरेंस में क्या होता है, बेसिकली दो वेव एक दूसरे के ऊपर लाई करती हैं और उसकी वजह से जो नई वेव आएगी उसका एम्पलीट्यूड अप डाउन हो जाएगा। क्या होता है वो आप फिजिक्स में पढ़ोगे। डिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट आती है और किसी न किसी एक तरीके से ऑब्स्टेकल से टकराती है तो वो लाइट बेंड हो जाती है, तो बेंड होने के उस फिनोमिना को हम कहेंगे डिफ्रैक्शन। बेंडिंग का वो जो फिनोमिना होगा क्या है एग्जैक्ट, वो फिजिक्स में आप करोगे आगे। अब थोड़ा सा ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमिना हम करेंगे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेंगे, ऑल्दो ये भी फिजिक्स के ही पार्ट हैं, बट इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे क्या है ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमिना। अब करते हैं अभी सबसे पहले हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिटेल में इसको भी आप वैसे फिजिक्स में ही पढ़ोगे, बट थोड़ा हम इसको डिस्कस जरूर करेंगे। ब्लैक बॉडी क्या है, ब्लैक बॉडी इज ए, एक बार लिख लो फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं। ब्लैक बॉडी इज ए आइडियल बॉडी, ब्लैक बॉडी इज ए आइडियल बॉडी विच एमिट्स and absorb radiations of all frequencies। ठीक है, एक बार इसको नोट करो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। एक इसका ये ग्राफ हो रहा है किसके साथ, इंटेंसिटी एंड लैम्डा के बीच में, दैट इज वेवलेंथ। तो जो ये ग्राफ मिला हमें, वो ग्राफ कुछ इस तरीके का मिला। ऐसा कुछ ग्राफ था। फिर टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का मिल जाएगा।
ऐसे, ये T1 टेम्परेचर है, ये T2 है, एंड T2 ग्रेटर देन T1। देखो ध्यान से सुनो, अब क्या होता है ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी एक आइडियल बॉडी होती है जो सारी रेडिएशंस को एमिट कर सकती है और एब्जॉर्ब कर सकती है। सारी रेडिएशन का मतलब सारी फ्रीक्वेंसीज को, इसकी ये टेंडेंसी है, सारी फ्रीक्वेंसीज को ये एमिट या एब्जॉर्ब कर सकती है। अब ये ग्राफ हमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है भाई, माना इस T1 टेम्परेचर पे मैं देखूं तो क्या हो रहा है, एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर जो इंटेंसिटी की वैल्यू है वेवलेंथ बढ़ने के साथ साथ बढ़ रही है, एक मैक्सिमम वैल्यू रीच करती है, उसके बाद फिर कम होना शुरू हो जाती है। सो इंटेंसिटी वेवलेंथ के साथ एक गिवन टेम्परेचर पे स्टार्टिंग में बढ़ती है और फिर कम होना शुरू हो जाती है। और टेम्परेचर अगर हम चेंज कर दे तो उस हिसाब से वेवलेंथ लेफ्ट की तरफ, जो ये पीक है वो लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है। इसका एक एग्जाम्पल देखो ब्लैक बॉडी का। ब्लैक बॉडी का एक मेन एग्जाम्पल आता है, जैसे आयरन है। आयरन को अगर हम हीट करते हैं आयरन को, तो वो पहले डल रेड होगा, उसके बाद वो ऑरेंज टाइप में जाएगा अपने आप को, फिर येलो से होते हुए फाइनली कलर वो ब्लू में ले जाता है। मतलब अगर मैं आयरन को हीट कर रहा हूं तो आयरन को हीट करने से मेरे पास क्या हो रहा है, उसका कलर कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, डल रेड से फिर आगे फर्दर चेंज होते हुए डल रेड से फिर ऑरेंज, ऑरेंज येलो, येलो से होते हुए फाइनली ब्लू तक जाता है उसका कलर। सो ये एक ऐसी रेडिएशन है, जो ऐसी बॉडी है जो परफेक्ट तरीके से सारी रेडिएशंस को एमिट भी कर सकती है और सबको एब्जॉर्ब भी कर सकती है। सो ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमिना है ये तभी एक्सप्लेन हो पाता है जब लाइट के साथ उसका पार्टिकल नेचर एसोसिएट माना जाए। अगर वेव नेचर एसोसिएट मानेंगे तो ये रिजल्ट एक्सप्लेन नहीं हो पाते हैं। इसीलिए मैंने ऊपर एक बात लिखवाई है कि भाई ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमिना एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ये चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। सो क्या होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको अभी हम आगे करते हैं। सो इसको नोट कीजिएगा जल्दी से। जल्दी से नोट कीजिए भाई। ये फाइनली ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला फिनोमिना पार्टिकल नेचर अगर एसोसिएट मानेंगे तो हमें एक्सप्लेन हो पाएगा। क्या है ये पार्टिकल नेचर, क्या कुछ है, थोड़ा सा एक बार इसके बारे में डिस्कस करते हैं और फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर हम लोग आते हैं। सो राइट डाउन क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, और आप लिख लीजिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये थ्योरी, ये भी पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करेगी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, सुनिए भाई। अब ये थ्योरी क्या कहती है हमें, ये थ्योरी कहती है माना एक लाइट का सोर्स है, उसने लाइट को एमिट किया, तो वो लाइट मेरे तक जो पहुंचेगी ना वो डिस्क्रीट मैनर में पहुंचेगी या डिसकंटिन्यूअस मैनर में ये एमिट करेगा। डिसकंटिन्यूअस मैनर का क्या मतलब है, माना एक बल्ब है, उसने लाइट को एमिट किया, मुझे कॉन्टिन्यूअस मेरे पास लाइट आ रही है, कॉन्टिन्यू लाइन की फॉर्म में मेरे पास लाइट आ रही है, बट एक्चुअल में जो सोर्स है वो उस लाइट को एमिट ऐसे छोटे छोटे पैकेट की फॉर्म में छोड़ रहा है। तो लाइट को जब भी वो एमिट करेगा सोर्स डिसकंटिन्यूअस मैनर में करेगा, एक पैकेट छोड़ा फिर दूसरा फिर तीसरा चौथा, ये पैकेट लेकिन एक दूसरे पे इतने फास्टली वो बम्बार्ड करता है कि ऑब्जर्वर को ये लगता है कि ये लाइट उस तक कॉन्टिन्यूअस पहुंच रही है। जैसे देखो एक मूवी को मैंने शूट किया, मूवी को माना मैंने न्यूयॉर्क के अंदर शूट किया, उसके बाद उसको दिल्ली में शूट किया, उसके बाद उसको मुंबई में शूट किया, ऐसे छोटे छोटे सीन्स को वहां पर शूट कर लिया माना। उसके बाद उन सीन्स को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करवाया जाता है कि एक सीन खत्म हो कि दूसरा सीन वहां शुरू हो जाए। ऑब्जर्वर को लगता है ये मूवी बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है, न्यूयॉर्क के साथ लगता दिल्ली है, दिल्ली के साथ लगता मुंबई है, और सब एक जंप मारते ही कूद रहे हैं। बट एक्चुअल में क्या ऐसा है, नो। सोर्स जब वो सीन शूट किए गए, वो सीन छोटे छोटे पार्ट्स में शूट किए गए, उनको लेकिन एक दूसरे पे इतना फाइनली बम्बार्ड किया गया
कि ऑब्जर्वर को ऐसा लगता है कि यार ये चीज तो कॉन्टिन्यूअस है। ऐसा ही सेम यहां है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी ये कहती है कि कोई सोर्स जब लाइट को एमिट कर रहा है, ऑब्जर्वर को लग रहा है उस तक लाइट कॉन्टिन्यूअस पहुंच रही है, बट एक्चुअल में वो छोटे छोटे पैकेट की फॉर्म में लाइट को एमिट करेगा। और इन हर एक पैकेट की एनर्जी सेम है। माना इस पैकेट की एनर्जी 0.1 जूल है ना, इसकी भी 0.1, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी। सारे पैकेट एक जैसे होंगे, इनकी एनर्जी फिक्स होगी, इसीलिए इन पैकेट को उसने नाम दिया क्वांटम, क्वांटाइज्ड एनर्जी, मतलब फिक्स एनर्जी। क्वांटम कह दो इसको, पैकेट कह दो आप इसको, या फिर लाइट के केस में इस क्वांटम को आप फोटोन भी कह देते हैं। So, light emitted by any source is not continuous, but it is in discontinuous manner in the form of small packet known as quantum or photon in case of light. और हर एक पैकेट की एनर्जी फिक्स होगी। ये सारी चीज कहती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो खुद ही देखो, ये पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन कर रही है कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में लाइट को एमिट किया जा रहा है। सो राइट डाउन। अब हम इस थ्योरी के बारे में थोड़ा डिटेल में लिख लेते हैं। सो लिखिए, द एनर्जी एमिटेड बाय, लिखो, द एनर्जी एमिटेड बाय any source is not continuous, is not continuous लिखा है भाई मैंने, but it is in the form of, but it is in the form of small discrete packets of fixed energy known as quantum। तो जो लाइट को एमिट करेगा वो कॉन्टिन्यूअस एमिट नहीं करेगा, नॉट कॉन्टिन्यूअस, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट ऑफ फिक्स एनर्जी नोन एज क्वांटम। उन पैकेट को क्या नाम बोला गया? क्वांटम, क्योंकि इनकी एनर्जी फिक्स है, क्वांटाइज्ड है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख देंगे यहां, एनर्जी ऑफ वन, ये पॉइंट और लिख लो, इन केस ऑफ लाइट quantum is also known as photon। लाइट के केस में क्वांटम को फोटोन भी हम बोल देंगे। और जो ये एनर्जी आएगी ना हर एक पैकेट की, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। सो एनर्जी ऑफ ईच पैकेट स्लैश क्वांटम स्लैश फोटोन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा देंगे तो यहां एक कांस्टेंट आएगा नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। ये h जो होगा ये प्लैंक्स कांस्टेंट होगा, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। और हमें एक बात और पता है, E इज ऑल्सो इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, बिकॉज हम जानते हैं C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ईएम रेडिएशंस जो ट्रेवल करते हैं स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं वैक्यूम में, और C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा आ जाएगा। सो ये किसकी एनर्जी है? दिस इज द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन और ईच पैकेट। तो वो सोर्स कितने पैकेट एमिट करेगा? माना n नंबर ऑफ पैकेट उसने एमिट किए, तो टोटल एनर्जी एमिटेड बाय सोर्स, तो हम क्या कहेंगे? टोटल एनर्जी एमिटेड बाय सोर्स किसके इक्वल होगी? माना उसने n पैकेट एमिट किए और एक पैकेट की एनर्जी h न्यू है, तो ये बन जाएगा NH न्यू। दिस इज ET। ET क्या है?
इट इज टोटल एनर्जी एमिटेड बाय सोर्स। अब ये जो n होगा ना, दिस n वुड बी, n क्या होगा, n एक तरीके से हम कह सकते हैं इंटीजरल वैल्यू होगी, 1 2 3 4 5 समथिंग ऐसे वैल्यू होगी। ऐसा नहीं है कि पॉइंट आधा पैकेट छोड़ दिया, नो, हमेशा n की वैल्यू इंटीजरल वैल्यू होगी, ये इंटीजरल वैल्यू होगी। और ये n है क्या, n इज नंबर ऑफ पैकेट, नंबर ऑफ पैकेट कह लो या फोटोन कह लो। तो हमारे पास फाइनल जो फॉर्मूला हो गया दैट इज ET इज इक्वल टू NH न्यू। और H क्या है यहां, H मैं बार बार बता रहा हूं, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू भी याद रखनी है भाई, H की जो वैल्यू होती है वो आप लोग याद रखोगे 6.626, कई किताबें 5 कहती हैं, इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। H इज प्लैंक्स कांस्टेंट और इस प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। एटलीस्ट इतना जरूर याद होना चाहिए। और क्या है, और क्या क्या चीजें बताई मैंने, C क्या है, C इज स्पीड ऑफ लाइट, जो ऊपर वाले फॉर्मूले में C है, स्पीड ऑफ लाइट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो हम पहले कर चुके हैं। न्यू क्या है, न्यू हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, मैं पहले ही बता चुका हूं। और लैम्डा क्या है हमारे पास, लैम्डा इज वेवलेंथ। सो ये सारी चीजें जिस हिसाब से भी दे उस हिसाब से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कही। सो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को एक बार लास्ट में दोबारा से एक बार देख लेते हैं। भाई क्या कहा कि कोई भी सोर्स जो लाइट को एमिट करेगा वो कॉन्टिन्यूअस एमिट नहीं करेगा, उसको छोटे छोटे पैकेट की फॉर्म में एमिट करेगा और हर एक पैकेट की एनर्जी फिक्स होगी, इसलिए उस पैकेट को क्वांटम कहेंगे। और लाइट के केस में उस क्वांटम को हम फोटोन भी कह सकते हैं। और उस हर एक पैकेट की एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट। न्यू को रिप्लेस करेंगे तो C बाय लैम्डा आएगा। दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन। माना उस सोर्स ने टोटल n फोटोन एमिट किए, n नंबर ऑफ फोटोन एमिट किए, तो सोर्स कितनी लाइट को एमिट करेगा, NH न्यू। एक फोटोन की एनर्जी थी H न्यू, n फोटोन एमिट किए तो NH न्यू। सो NH न्यू विल बी द टोटल एनर्जी एमिटेड बाय सोर्स। H यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, बाकी C स्पीड है, न्यू फ्रीक्वेंसी है एंड लैम्डा वेवलेंथ है। ये सारा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड था और इसका बहुत ज्यादा यूज आता है। क्या मेरी बात क्लियर हुई भाई सबको? सो नोट करो फटाफट। नोट किया भाई? अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखिए। एक्स्ट्रा पॉइंट ये आपका न्यूमेरिकल सोल्व करने के अंदर आसानी करेगा। देखो मैंने जो एनर्जी बताई, जो एनर्जी एमिट होगी दैट इज HC बाय लैम्डा। अब आपको एक बात पता है, H कांस्टेंट है, अभी मैंने बताया, इसकी वैल्यू अभी हमने बताई कितनी होती है, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। C स्पीड ऑफ लाइट है, ये भी कांस्टेंट है। दोनों कांस्टेंट की वैल्यू को अगर आप पुट करते हैं ना यहाँ, तो अपने पास एक फॉर्मूला बनता है E इज इक्वल टू 12,400 12400 EV एंगस्ट्रॉन, EV एंगस्ट्रॉन डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये एक फॉर्मूला बनता है भाई। ये फॉर्मूला किसके लिए यूज में लेना है, फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। अब इसका यूज क्या आएगा सर, अगर आपको कभी डायरेक्ट लैम्डा निकलवाए तो आप डायरेक्ट लैम्डा एनर्जी अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे तो आप ये फॉर्मूला यूज में ले सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में HC की वैल्यू मैंने क्या बताई, 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉन, इतनी ये वैल्यू आएगी इसकी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉन। तो इससे अगर आप लैम्डा निकालोगे ना तो वो लैम्डा एंगस्ट्रॉन में आएगा। कैसे आएगा वो मैं एक क्वेश्चन से भी इसको डिस्कस करता हूं। क्या मेरी बात क्लियर हुई? सो नोट कीजिए इसको।
सो एक क्वेश्चन देखो भाई, मैं क्वेश्चन कहता हूं, मैं कहता हूं इफ द wavelength of a photon is 6200 एंगस्ट्रॉन, इतना दे दिया 6200 एंगस्ट्रॉन है, देन फाइंड एनर्जी ऑफ द फोटोन, एनर्जी ऑफ द फोटोन। अब देखो, इसको सोल्व करने के आपके पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका आप क्या कर सकते हो, यहां अगर इसको सोल्व करना है, हमारे पास E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा है। H की वैल्यू पुट करो, C की वैल्यू पुट करो, लैम्डा को मीटर में कन्वर्ट करो एंगस्ट्रॉन से, और फिर वो वैल्यू पुट करो, फिर एनर्जी आपकी जूल में आएगी। इतना ज्यादा जब मुझे पता है ये दोनों कांस्टेंट है, तो इनकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देता हूं मैं। इनकी वैल्यू कितनी आई थी, इसकी वैल्यू थी 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉन। तो मतलब लैम्डा किस में लेना पड़ेगा, मुझे एंगस्ट्रॉन में लेना पड़ेगा। कंडीशन है, क्यों इसमें लेना पड़ेगा, क्योंकि ताकि ये एंगस्ट्रॉन से ये एंगस्ट्रॉन कट सके। तो यहां से एनर्जी कितनी आएगी, 12400 डिवाइडेड बाय एंगस्ट्रॉन में ये हमें दिया हुआ है, दैट इज 6200। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉन था और ये इतने एंगस्ट्रॉन है, तो यहां से एंगस्ट्रॉन कट गया। तो फाइनली एनर्जी, ये भी अगर हम काटें तो फाइनली एनर्जी मेरे पास कितनी आ जाएगी, हम कह देंगे कि यहां से जो एनर्जी आएगी दैट इज 2 EV। सर क्या इससे डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, जो ये आपने ऊपर फॉर्मूला बताया है इससे भी आएगा, पूरा सोल्व करोगे, बट लेंथी बहुत हो जाएगा, इससे आसान हो जाएगा। सर ये EV नहीं पता हमें, हमने तो ये फर्स्ट टाइम सुना है। तो याद रखना इस बात को, इसको स्पेशल पॉइंट लिख लेना। 1 EV, EV इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के इक्वल होता है, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतने जूल के इक्वल होगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर वाला 2 EV है तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो हम यहां से कह देंगे 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ईवी में ही वो आंसर पूछ लेगा, तो आपका यहीं पर आंसर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो ये कन्वर्जन याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, उतने जूल के इक्वल होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सो इस बात को याद रखिएगा भाई। क्या मेरी बात क्लियर हुई? सो नोट करो। ठीक है भाई, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर आप एक बात और याद रखिएगा भाई, 1 जूल जो होगा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। तो अगर अर्ग वगैरह के अंदर गलती से पूछ ले, ये सारा आपने फिजिक्स में पढ़ा है वैसे कन्वर्जन, लेकिन अगर फिर भी पूछ ले तो आप इस चीज को याद रखिएगा, 1 जूल इज ऑल्सो इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। और ये तो जरूर याद होना चाहिए 1 EV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और इस फॉर्मूले में याद रखिएगा भाई, ये वाली वैल्यू एंगस्ट्रॉन में लेनी पड़ेगी, लैम्डा एंगस्ट्रॉन में लोगे। तो जब भी आप ये फॉर्मूला करो तो लैम्डा को एंगस्ट्रॉन में लेना पड़ेगा। तो यहां ये बात भी लिख लीजिएगा कि जो अगर इस फॉर्मूला को यूज में लो न्यूमेरिकल के लिए तो लैम्डा आपको एंगस्ट्रॉन में ही रखना है। अदरवाइज क्या सर एंगस्ट्रॉन में रखेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अदरवाइज हमेशा एसआई सिस्टम फॉलो करोगे, और एसआई सिस्टम का क्या मतलब है, लैम्डा वेवलेंथ है, लेंथ की यूनिट मीटर होनी चाहिए। क्लियर है? आगे 1-2 क्वेश्चन से इसको डिस्कस भी करते हैं। सो इसको नोट करो। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर बेस्ड। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट लिखिए, कैलकुलेट द एनर्जी, आप लोग ट्राई कीजिए, ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स 1 मोल ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन
whose frequency is 5 into 10 to power 14 हर्ट्ज। सो पोज करके इसको सोल्व करो फटाफट। एक मोल फोटोन के बारे में आपको एनर्जी निकालनी है। सोल्व करो जल्दी से, क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी से। कैसे सोल्व कर लेंगे भाई? 1 मोल फोटोन है तो देखो एनर्जी हमारी टोटल एनर्जी निकालनी है सोर्स की, एक फोटोन की नहीं निकालनी है। तो ये किसके इक्वल आएगी? NH न्यू। अब N कितना है? N 1 मोल दिया है। 1 मोल में नंबर कितना होगा? 1 मोल में नंबर होता है, आपको कितना पता है? 1 मोल कंटेन एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। सो N आ जाएगा, 1 मोल दिया है तो N आ जाएगा एवोगैड्रो नंबर के इक्वल 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। ये हमारे पास N हो गया। अब हमारे पास और क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी दे दी है 5 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज। H अपने को पता ही है 6.625 या 6 कह लो इंटू 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड। वैल्यू को पुट करोगे अगर आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो तो अपने पास आंसर क्या आएगा? जो टोटल एनर्जी आएगी 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, ये हो गया एक तो N। H की वैल्यू आ गई 6.625 इंटू 10 टू पावर -34 और ये हो गया 5 इंटू 10 टू पावर 14। सोल्व करोगे तो हमारे पास आंसर होगा 199.51 किलोजूल इतनी एनर्जी आएगी भाई। अब आपका आंसर क्या आ गया होगा? ये किलोजूल है, जूल में कितना आएगा? इंटू 1000 और कर सकते हो। 1.9951 इंटू 10 टू पावर 5 किलो के 3 उठा लिए और इसके 2 और निकाल उठा ली, इतने जूल आंसर आ जाएगा भाई। क्लियर है? सो ये चीज याद रखिए, ऐसे सोल्व कर लेंगे। डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और अपने पास से आंसर आ जाएगा। बस एक बात याद रखना, N इज नंबर ऑफ मोल नहीं है। तो नंबर कैसे निकाला हमने? 1 मोल दिया था, ये 1 मोल में कितना होता है? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। बाकी वैल्यू सीधी पुट की है और आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सो नोट करो इसको। किया भाई? अब आगे लिखिएगा, एक और क्वेश्चन लिखो। एक और क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 100 वॉट बल्ब। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको ट्राई करो। एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट का क्या मतलब होता है भाई? मोनो मीन्स 1, क्रोमा मीन्स कलर। ऐसी लाइट जो एक कलर को एमिट करे। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स। Find the number of photons emitted per second by the bulb। तो नंबर ऑफ फोटोन आपको इसके अंदर निकालने हैं। 100 वोट का बल्ब दिया है। कैसे सोल्व करोगे? थोड़ा सा सोचिए, ट्राई कीजिए, अदरवाइज फिर मैं इसको डिस्कस करता हूं। एक हिंट दे देता हूं, पावर का क्या फॉर्मूला होता है? पावर इज एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। पावर एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम है। तो इसने जो 100 वोट बल्ब दिया है पावर, उसको आप एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम अज्यूम कर सकते हैं।
ये मैंने एक हिंट दे दी है, बाकी अब आप ट्राई कीजिए जल्दी से। करो ट्राई जल्दी से। सो हम क्या कह सकते हैं भाई, इसको पॉज करके कर लेना तुम लोग ट्राई। हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, हम कह सकते हैं इतने वोट का बल्ब है तो इतने वोट का बल्ब एनर्जी पर सेकंड एमिट करेगा। मतलब 100 वोट का अगर बल्ब है तो हम कह सकते हैं ये एमिट करेगा 100 जूल एनर्जी 1 सेकंड में। सिंपल सा ये बात है। 100 वोट का क्या मतलब है, 100 वोट का यही मतलब है एनर्जी एमिटेड will be 100 जूल इन 1 सेकेंड। ये मतलब है भाई इस बात का कि 1 सेकेंड के अंदर 100 जूल एनर्जी एमिट करेगा। अब आपके पास एक बात आ गई है, सोर्स ने कितनी एनर्जी एमिट की है, सोर्स ने एनर्जी एमिट कर दी 100 जूल 1 सेकेंड में। इसकी वेवलेंथ क्या दी है, वेवलेंथ दी है इसने 400 नैनोमीटर। सो 400 नैनोमीटर लैम्डा दिया है, लेकिन नैनोमीटर से हम नहीं चलाएंगे, हम इसको मीटर में चेंज करेंगे। 400 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। क्लियर हुआ बच्चों? सो इसको मीटर में हम कन्वर्ट कर देंगे नैनोमीटर को। टोटल एनर्जी आ गई है। नंबर ऑफ फोटोन हमसे पूछे हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट हमें पता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब आप सिंपल वैल्यू को पुट कर दो, E इज इक्वल टू ET इक्वल टू NH न्यू। तो क्या कर दो, N की वैल्यू आपने निकालनी है, H की वैल्यू ये रही। फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी नहीं है भाई, तो फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालोगे, आप इसको निकाल सकते हो, क्या कह सकते हो, न्यू को लिख सकते हो C बाय लैम्डा, क्योंकि ये मैं कई बार बता चुका हूं। लैम्डा और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, हम यहां कह सकते हैं NHC बाय लैम्डा, बिकॉज C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। और C अपने को पता ही है, C कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब आपका काम है सिर्फ वैल्यू पुट करना, C की वैल्यू पुट कर दो, H की वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा की वैल्यू हमें पता है कितनी है 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर। N अपने को निकालना है, ET टोटल है, इसके वैल्यू पुट कर दो। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो अपने पास आंसर क्या आएगा भाई, N की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 2.012 इंटू 10⁻20। इतने फोटोन 1 सेकेंड में वो एमिट करेगा। सो इसको चेक कीजिए, सोल्व कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। बस मेन चीज ये पावर का खेल था इसके अंदर। पावर का मतलब अगर 100 वोट पावर दे तो इसका क्या मतलब होगा, 100 जूल एनर्जी वो सोर्स एमिट करेगा 1 सेकेंड में। तो एनर्जी अपने पास ये 100 जूल आ गई, बात खत्म। आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं इसको। क्या ये बात क्लियर हुई? सो नोट करो भाई जल्दी से, नोट करो भाई जल्दी। किया नोट? कर लेना इसको नोट। अब आगे आता है भाई, एक एक्स्ट्रा पॉइंट और बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये एक्स्ट्रा पॉइंट का न्यूमेरिकल सोल्व करने में ही यूज आएगा, अदरवाइज कोई खास जरूरत नहीं है इसकी एक्स्ट्रा पॉइंट की। ध्यान से सुनिए, एक्स्ट्रा पॉइंट ये है, अगर एक क्यू चार्ज है और इसको V वोल्टेज से एक्सेलरेट करें, कैपिटल V वोल्टेज से एक्सेलरेट करें, ये क्यू चार्ज रेस्ट पे है, एट रेस्ट। सो एक क्यू चार्ज है वो रेस्ट पे है, उसको V वोल्टेज से एक्सेलरेट किया जाए, एक्सेलरेट कर दे, V वोल्टेज से इसको एक्सेलरेट कर दे, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये क्या करेगा, V वोल्टेज में अगर एक चार्ज, ये क्यू चार्ज है और इसको मैंने V वोल्टेज में रख दिया, यहां पर मैंने रखा दिया V वोल्टेज, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी ना
वो कितने से बढ़ जाएगी, वो आ जाएगी Q इंटू वी। ये बात याद रखना, इसकी काइनेटिक एनर्जी Q इंटू कैपिटल वी। अब ये कैपिटल वी वोल्टेज है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, ये बात याद रखिएगा। मतलब एक Q चार्ज रेस्ट पे है, उसको V वोल्टेज में रखे तो ये दौड़ना शुरू करेगा, और उस दौड़ने से उसकी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, Q इंटू वी। इतनी एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी। रेस्ट में है तो इतनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, पहले कुछ काइनेटिक एनर्जी थी तो इतनी और बढ़ जाएगी। यह बात याद रखना। इसका न्यूमेरिकल के अंदर यूज आता है। सर ये क्यों हुआ है ऐसा? अब सिंपल सोचो, माना ये चार्ज पॉजिटिव है और इसको रख दिया यहां पर हमने, ये अपने पास नेगेटिव और ये हमारे पास पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव इसको अपनी तरफ खींचेगा तो ये अपने आप दौड़ना शुरू कर देगा, इससे इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी। सो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, जो इस पे चार्ज है और जिस वोल्टेज में इसको रखा है। जैसे एक क्वेश्चन देता हूं, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, नोट करो इसको पहले। तो इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, इसको पॉइंट की फॉर्म में लिख लो। इफ ए चार्ज Q, if a charge Q is accelerated through a potential difference of V volt, then its kinetic energy will be increased by QV, will be increased by QV। V यहां पोटेंशियल डिफरेंस है भाई, ये बात याद रखना। कैपिटल V इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये बात याद रखना। जैसे क्वेश्चन देते हैं इसके ऊपर, माना मैं क्वेश्चन कहूं, इफ अ चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज 2e, ये Q चार्ज है भाई, Q इज चार्ज, हैविंग चार्ज 2e is being accelerated by 1 volt, then kinetic energy will be increased by, सोल्व करो। अगर एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज 2e है उसको 1 वोल्टेज से एक्सेलरेट करे तो बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी किस फैक्टर से बढ़ेगी। सब चीजें आपके सामने हैं। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आएगी, Q इंटू वी। अब चार्ज कितना है, चार्ज उसने दे दिया 2e, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये बात याद रखना, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, या एज इट इज रख लो। और V कितना दिया है, 1 वोल्ट, तो यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2e हुआ और ये 1 वोल्ट है, तो हम यहां से क्या कह देंगे, 2eV। और EV को आप चेंज कर सकते हो जूल में, कैसे चेंज कर सकते हो, क्या फॉर्मूला बताया था भाई EV चेंज करने का, 1 EV इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो सोल्व करोगे तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 3.2
इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी। क्या किया है वापिस से देख लो, 2e चार्ज दिया, 1 वोल्टेज दिया, वैल्यू पुट की तो 2 EV आ गया। 1 EV 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। यहाँ लिख भी लेना, बिकॉज 1 EV इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, जो मैं ऊपर बता चुका हूँ। सो ऐसे अपने पास आंसर आ जाएंगे भाई। सो बड़े सिंपल क्वेश्चन होंगे इसके, थोड़ा सा इधर उधर बस स्टेटमेंट को चेंज करेगा, और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के क्वेश्चंस को भी हम सोल्व कर सकते हैं, और इस चीज का इनडायरेक्ट रूप से कहीं ना कहीं यूज दे देगा। डायरेक्ट क्वेश्चन इस V वोल्टेज और Q चार्ज है उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसीलिए मैंने इसको एक्स्ट्रा में लिखवा दिया है। एक्स्ट्रा का मतलब है भाई सब कुछ आता है तो इसको करना, जब पहले सारी चीजें आती है तो इसको हाथ लगाना, और ये न्यूमेरिकल के अंदर ही कहीं ना कहीं यूज में आएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? सो नोट कीजिए। सो नोट किया भाई। सो ये था भाई आज के टॉपिक से रिलेटेड। बाकी फिर इसको आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। सो पढ़ के आइएगा, नेक्स्ट लेक्चर में इसको रिवाइज करके आइएगा, और इसका यूज आएगा आगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।